नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बेटी बहू ने अपनी सास को भरी पार्टी में जलील किया तो ससुर ने लिया ऐसा बदला कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। आज घर में उत्सव सा माहौल था। मीना जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरा 1 महीने का हो गया था। मुन्ने के जन्म के अवसर पर मीना जी के बेटे बहू ने आस पड़ोस के लोगों और अपनी ऑफिस के दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। मीना जी सभी मेहमानों की आप भगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए रसोई घर में से गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही थी। तभी एकाएक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया। मीना जी ने संभलने की कोशिश की और खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, परंतु उनके हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। लेकिन इस सब के दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गई। अपने दोस्तों से बात करते हुए उनकी बहू नेहा भी ये सब देख रही थी। उसी समय नेहा गुस्से में तमतमाती हुई उनके पास आई और ये पूछने की बजाय कि कहीं सासू माँ को कोई चोट तो नहीं आई, उनकी बहू भड़कते हुए कहने लगी, माँ जी, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू का ऐसा रवैया देखकर मीना जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। फिर नेहा बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी और आपने आपने उसे ही खराब कर दिया। ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानती हैं कितनी महंगी साड़ी थी ये? इस साड़ी की कीमत का तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मीना जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रुधिर स्वर में बोली, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ मेहमानों के लिए चाय लेकर आ रही थी। रसोई घर से बाहर निकलते वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और ये सब हो गया बहू। परंतु नेहा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वह बोली, अरे नहीं नहीं, ये आपकी गलती थोड़ी ना है। दरअसल गलती तो मेरी है जो आपको अपनी इतनी बढ़िया साड़ी पहनने के लिए दे दी मैंने। लेकिन लेकिन आपने साबित कर ही दिया कि आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं। सामने से उनका बेटा रमन भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो, नेहा की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नजर मीना जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से वो अंदर तक आहट हो चुकी थी। अपना तमाशा बनते देख मीना जी से अब वहां रुका न गया। बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गर्मा गर्म चाय गिरने के कारण मीना जी के हाथों में छाले पड़ गए थे जिन पर किसी का ध्यान तक नहीं गया था। लेकिन यह भी सच था कि उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीही बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर मियाँ जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बैठे बैठे सोचने लगी, आज पूरे 2 महीने हो गए मुझे अपने बेटे बहू के घर आए हुए, और इस दौरान मैंने उनके लिए किया क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। कभी थकावट भी हो जाती थी तो भी काम में लगी रहती थी। घुटनों में दर्द भी होता, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुंह से उफ तक ना कहा, ये सोचकर कि कहीं बहू को बुरा ना लग जाए। लेकिन ना तो ये सब मेरे अपने बेटे को दिखाई दिया और ना ही बहू को। और आज
अगर गलती से बहू की साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वो उस दिन को कोस रही थी जब वो अपने बेटे बहू की बात मानकर बड़ी खुशी से उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब नेहा माँ बनने वाली थी और एक दिन रमन सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी नेहा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या कहना है? टाई पहनते हुए रमन ने कहा तो नेहा शिकायती लहजे में बोली, रमन, मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। मुझसे अब घर के सारे काम नहीं हो पाते। मैं सोच रही हूँ कि दिन भर के काम के लिए क्यों ना हम एक मेड लगा ले, मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। नेहा की बात सुनकर रमन ने कहा, नहीं नेहा, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा यार। बस तुम्हें तो अपने खर्चे की पड़ी है, मेरी तो तुम्हें बिल्कुल चिंता ही नहीं है। नेहा ने गुस्से में कहा तो रमन बोला, देखो नेहा, अभी तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल ही लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाए और तुम्हें आराम ही आराम मिले। रमन की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे बताओ तो सही। तब रमन ने कहा, बस तुम देखते ही जाओ, जो तरकीब मैंने सोची है ना, उससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। इतना कहकर रमन अपने ऑफिस चला गया। रमन के जाते ही रोजाना की तरह नेहा के मोबाइल की घंटी बज उठी और उसके बाद काफी देर तक नेहा अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जैसे ही रमन वापस आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव से अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेंगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। हुई ना एक पंथ दो काज वाली बात। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर नेहा का मुंह बन गया और कहने लगी, लो, ये तरकीब निकाली थी तुमने? क्यों, आखिर क्या बुराई उन्हें यहाँ बुलवाने में? अरे रमन, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? नेहा, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देंगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को ऐसे ही घर में रखेंगे। ये भी तो सोचो, तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ये बात सुनकर नेहा तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि अपनी सासू माँ को बुला लो घर के काम करने के लिए। उनके होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत है? तभी रमन उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा तो नेहा बात को बदलते हुए बोली, वो, मेरा मतलब है कि मेरी माँ का फोन आया था। वो भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम वो करती रहेंगी। लेकिन रमन, माँ जी का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें तो वही गांव में ही रहने दो। यहाँ तो केवल माँ जी की जरूरत है ना। तभी रमन ने कहा, तुम समझती नहीं हो नेहा, अगर हम माँ को इतने समय के लिए अपने घर बुलाएंगे तो गांव में बाबूजी के खाने पीने की बहुत समस्या हो जाएगी। और अगर बाबूजी यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम वही करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वो उस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे। मेरा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए रमन ने कहा, पता है, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें बड़ी अच्छी खासी रकम मिली थी जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वो एफडी मैच्योर होने का समय आ गया है।
जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ में उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी नेहा बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाए। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। मुझे तो प्राइवेसी पसंद है। किसी की दखल अंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब रमन ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पति की ये बात सुनकर नेहा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, तो फिर देर किस बात की है रमन? जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर रमन ने अपनी माँ को फोन किया। हेलो माँ। हेलो, हाँ बेटा। रमन, कैसे हो तुम दोनों? मेरी बहू रानी कैसी है? वो माँ, नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आप तो जानती हैं, उसे 8वां महीना चल रहा है। अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही है। माँ, एक काम करो ना, अगर कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ आ सके तो। बेटे की बात सुनकर मीना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। तब तक तुम बहू का पूरा ख्याल रखना। ऐसा कहकर मीना जी ने फोन रख दिया। शाम को जब रामेश्वर जी घर लौटे तो मीना जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को वहां बुलाया है। पत्नी की ये बात सुनकर रामेश्वर जी बोले, बात तो ठीक है वे मीना, जब बच्चों को हमारी जरूरत है तो हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? बेटा बहू हमें दादा दादी बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते? बहू को वहां परेशानी हो रही होगी। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो और वहां चलने के लिए तैयारी करो। अपने पति की ये बात सुनकर मीना जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उत्साह से बोली, बेटा, हम 1-2 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है माँ, स्टेशन पर पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ मीना जी ने अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन इस बात का उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू किस इरादे से उन्हें अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद मीना जी और रामेश्वर जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही रमन उन्हें अपने घर लेकर आया तो अंदर आते ही बोला, देखो ना माँ, कल से आपकी बहू की तबीयत कितनी खराब है, उल्टियां हो रही हैं। अब तक तो जैसे कैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले हैं। बेटे ने उन्हें इतना हक जताकर बात की तो मीना जी तो खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन के साथ उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। घर पहुंचते ही मीना जी ने पूरे घर का कार्यभार संभाल लिया और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम मीना जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देखकर रामेश्वर जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर मीना जी हंसते हुए बोली, अरे आप भी ना, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों के दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से नेहा की आवाज आई, माँ जी, मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय रमन भी ऑफिस से जाने के लिए तैयार हो गया। माँ,
मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी लाई बेटा। कहते हुए मीना जी फिर से काम करने में जुट गई। यूं ही करते करते एक महीना बीत गया। आखिरकार वो समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा सा मेहमान आया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और मीना जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती, बच्चे की बादाम के तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती। एक दिन मीना जी और रामेश्वर जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड प्यार जता रहे थे। तभी उनका बेटा रमन उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। ये घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की जरूरत होती है। फिर रामेश्वर जी बोली, तो बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसे की भला क्या जरूरत है? जितना भी पैसा आएगा वो सब तुम रख लेना। ये बात सुनकर रमन की तो बाँछें ही खिल गई। उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। उसके बाद अभी कुछ दिन बीते ही थे कि नेहा को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो तो किसी काम के है ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो नेहा ने अपने पति रमन से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर रमन ने उसे डांटते हुए कहा, नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो? मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है वो पैसा बाबूजी हमें देने वाले हैं। मत भूलो कि उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने इस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वो पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाए। अगले दिन जब मीना जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो रामेश्वर जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। मीना जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हो? तब रामेश्वर जी ने कहा, मीना, बहुत समय से रमन बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे? आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटे बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और जमीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सके जिसमें हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर मीना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इस नन्हे से खिलौने को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। कहते हुए मीना जी अपने पोते को पुचकारने लगी तो पास में रखे पालने में सो रहा था। फिर रामेश्वर जी बोले, ठीक है मीना, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दूंगा और गांव का मकान और जमीन भी बेचने के लिए बात कर लेता हूँ। इस सब काम में एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर मीना जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ते तो मुन्ने के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है। अरे मीना, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अगले दिन रामेश्वर जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। तो दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। नया घर किस सोसाइटी में खरीदना है, घर में कितने कमरे होंगे, फर्नीचर कैसा होगा, उन्होंने सब कुछ तय कर लिया था। एक दिन की बात है जब मीना जी रसोई से काम करके बाहर आई, तभी उन्होंने
मुन्ने की रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और अपने गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए उठा कैसे लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। मीना जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू ये सब बातें उनके बेटे रमन के सामने कह रही थी, लेकिन रमन ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मीना जी की बहू नेहा इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई ना कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो रमन और नेहा ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन मीना जी की बहू नेहा उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आप आज पार्टी पर पहन सकें। जो साड़ी आप गांव से लेकर आई थी वो सब पुराने डिजाइन की हैं। पार्टी में जितने भी मेहमान आएंगे सबके सब हाई सोसाइटी के हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभल कर पहनिएगा, क्योंकि ये साड़ी मेरी माँ ने दी है और बहुत महंगी है। ध्यान रखना इस साड़ी पर कोई दाग ना पड़े। मीना जी ने कहा, ठीक है बहू, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन ज्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। नेहा ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देती हुई कहा, लो माँ जी, आप ये साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ये बातें मीना जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अब तो अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी बहू से साड़ी ली और मजबूरी में उसे पहन लिया। शाम को पार्टी के दौरान उनका बेटा बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर मीना जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति रामेश्वर जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो गांव गए हुए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते मीना जी को थकावट महसूस हो रही थी। इस दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और चैन की साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटा बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसा अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो नेहा गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मेरी साड़ियाँ को मैं ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करवाने का खर्च 500 रुपये आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की ये बातें सुनकर मीना जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटा बहू घर पर नहीं थे तब उनके पति का फोन आया और मीना जी से पूछने लगे, पार्टी कैसी रही? सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया ना? रामेश्वर जी के इस प्रश्न पर मीना जी कुछ बोल ही नहीं पाई। मीना जी की चुप्पी रामेश्वर जी के मन में कई तरह के प्रश्न खड़े कर रही थी। वो चिंतित स्वर में कहने लगे, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? वहां सब लोग तो खैरियत से है ना?
तो मीना जी ने असल बात पर पर्दा डालते हुए कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है, बस आपके बिना मेरा ये दिल नहीं लग रहा था। अब आप जल्दी से आ जाइए, मीना जी ने रुंधे स्वर में कहा। अचानक मीना जी के मुंह से ये बात सुनकर रामेश्वर जी हैरान रह गए और कहने लगे, नहीं मीना, तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं जानता हूं तुम्हें, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ हुआ है, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? रामेश्वर जी ने तो मीना जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए अपनी आप बीती उन्हें फोन पर बता दी। ये सब सुनकर रामेश्वर जी को बहुत गुस्सा आया। रामेश्वर जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दी थी। बेहद प्यार करते थे वो मीना जी से। लेकिन आज आज जब उन्हें ये पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बेटे बहू ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है। बहू की सेवा करते समय ना तो उसने अपनी तबीयत का ख्याल किया और ना ही उसे थकान महसूस हुई, और अब इस सब का ये सिला दिया बेटे बहू ने। एक दिन तो किया कि अभी जाकर अपनी मीना को वापस ले आओ, लेकिन कोई जरूरी काम था जिसे निपटाना भी बाकी था, इसलिए उन्हें 3 दिन वहीं रुकना पड़ा। 3-4 दिन के बाद रामेश्वर जी अपने बेटे के घर पहुंच ही गए। उस समय नेहा अपने कमरे में थी। रामेश्वर जी अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वो बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू नेहा कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने वहां शॉपिंग बैग पड़ा देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। नेहा को लगा शायद वो साड़ी उसका पति रमन उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आ गए हैं, क्योंकि जब वे आए थे तो नेहा उस समय सो रही थी। उसे लगा कि रमन उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं। बड़ी खुशी और उत्साह के साथ नेहा फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वो साड़ी पहनकर स्वयं को आईने में निहारने लगी। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी थी। नेहा सोचने लगी कि साड़ी कम से कम 10,000 की तो होगी ही। वो तो हमेशा से ऐसी साड़ियां खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही रमन भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर नेहा ने बड़ी खुशी खुशी रमन को आवाज देकर बुलाया और बोली, देखिए ना, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब रमन ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। नेहा, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना, और तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं, नेहा ने रमन से कहा। ये सुनकर नेहा आश्चर्यचकित रह गई और बोली, क्या क्या मतलब, ये साड़ी तुमने ही लाई? अरे क्यों मजाक कर रहे हो रमन, यही तो रखी थी ये साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। अरे नहीं नेहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये साड़ी मैं नहीं लाया। रमन की बात सुनते ही नेहा सोच में पड़ गई। अगर आपने ही लाई तो कौन लाया होगा? उसी समय रमन और नेहा की बातें सुनकर रामेश्वर जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकली। नेहा और रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रामेश्वर जी कहने लगे, बहू, वो साड़ी रमन नहीं, मैं लेकर आया था। तभी रमन ने कहा, अरे पिताजी, आप कब आए? बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियां होंगी,
लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर नेहा के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये साड़ी पहनकर उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर अपने वापस ले आई और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तभी रामेश्वर जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, अब ये साड़ी तुम ही रखो, शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और हाँ, वैसे भी मेरी पत्नी अब किसी की उतरन तो नहीं पहनेगी ना, अब ऐसे ही हजारों साड़ियों की वो मालकिन होगी। रामेश्वर जी की ये बात सुनकर उनका बेटा रमन प्रश्नवाचक निगाह से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। आज उसे अपने पिता के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। तभी रामेश्वर जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा, आज मैं अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कहते हुए उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज निकाले और रमन के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये देखो रमन बेटा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। ये उसी के कागज है। अपने ससुर की ये बात सुनकर नेहा के तो होश ही उड़ गए और ये बात सुनते ही रमन हक्का बक्का रह गया। लेकिन पिताजी, शोरूम खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने। जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला था उन्हीं पैसों से मैंने वो शोरूम खरीदा है। अब तो नेहा और रमन को तो ऐसे काटो तो खून नहीं। रमन गुस्से से कांपता हुआ बोला, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए गए थे ना। आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे। फिर ये सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। और वो पैसे मेरे ही थे, मेरी मेहनत की कमाई के थे। उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, ये फैसला लेने के लिए मैं पूरी तरह स्वतंत्र तो हूँ। और बहू, तुम कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियां नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है। लेकिन वो तो मीना ही हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियां नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे ज्यादा बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। और बेटा रमन, ये तो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए, अपनी इच्छाओं को दबाते आए, वही बच्चे हमें ये दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपने गांव का मकान और जमीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। भरी महफिल में तुमने अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती की, सुनकर ही मेरा कलेजा कांप उठा था। और अब जब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ ही गई है, तो अपना सब कुछ तुम्हें देने की गलती तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। रामेश्वर जी की ये बात सुनते ही रमन और नेहा हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। और हाँ बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियां पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास को नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियां पहनती हैं, और उसे महंगी साड़ियां पहनने की समझ तो बिल्कुल भी नहीं है। रामेश्वर जी के मुंह से ये जवाब सुनकर नेहा को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही
उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मारा हो। अपने पिता की बातों का नेहा और रमन को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी रामेश्वर जी बोले, चलो मीना, तुम अपना सामान पैक कर लो। अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आज ही, बल्कि अभी ही अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं मीना। जाते समय रामेश्वर जी ने रमन से वो कागज लिए और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया था। तुम्हारी हर जरूरत, हर छोटी बड़ी इच्छा उसने ध्यान रखा। तुम्हारे किसी शौक में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं थी कि एक दिन वही बेटा जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसकी भावनाओं और त्याग का इस तरह मजाक बना देगा वो। माफ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहां तक पहुंचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराई घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था ना। अफसोस कि तुम भी उसे समझ ना पाए बेटा। अरे, एक साड़ी तो गंदी हुई थी ना बचपन में। तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियां गंदी की थी, इसका तो अंदाजा भी तुम्हें नहीं होगा बेटा। इतना कहकर रामेश्वर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए रवाना हो गए। आज रमन और नेहा की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वे दोनों निशब्द खड़े रह गए। उनका सपनों का महल बनने से पहले ही धराशायी हो चुका था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।